राजू एक जगह कॉल सेंटर में काम करा करता था। लगभग रात में 10 से 11 बजे के बीच में उसका काम ख़त्म हो जाया करता था। उसके बाद वो नियम अनुसार अपने घर आ जाता था। लेकिन आज राजू की कॉल सेंटर से छुट्टी थोड़ी सी लेट हुई थी। दरअसल हुआ ऐसा था कि बॉस ने राजू को टारगेट पे रख रखा था, लेकिन आज टारगेट उसका पूरा नहीं हुआ था, जिसके कारण उसे एक्स्ट्रा शिफ्ट करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से आज वो कॉल सेंटर से देर देर से छुट्टी में आ पाया था। रात के लगभग 12 से 12:30 बज रहे थे। अपना काम ख़त्म करने के बाद वो सीधा अपनी बाइक के पास जाता है, जो ऑफिस के बाहर ही नीचे चौराहे पर खड़ी हुई थी। तभी अचानक उसकी नज़र उसके सामने थोड़ी ही दूर एक लड़के पर पड़ी और उस लड़के ने राजू से आकर कहा, भाई आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देंगे? दरअसल मैं भी आज काम के लिए बहुत देर तक रुका था, जिसकी वजह से आज मैं बहुत लेट हो गया और मुझे कोई टैक्सी या ऑटो भी नहीं मिला। क्या आप प्लीज़ मेरी हेल्प कर देंगे? राजू ने उसकी बात पूरी सुनी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजू ने उसको अपने ऑफिस के बाहर या फिर पूरे ऑफिस में ही आज पहली बार देखा था। और वैसे भी वो अच्छे से जानता था कि पूरे ऑफिस में आज वो अकेला ही रुका था, तो फिर ये कहाँ से आ गया और ये कैसे अभी तक यहाँ पर है? उसके मन में ये सब सवाल चल ही रहा था। तभी उस लड़के ने फिर से कहा, अरे भैया जी, मैं राहुल, इसी कॉल सेंटर में काम करता हूँ मैं। अच्छा, तुम ये सोच रहे होंगे कि मैं तुम्हें कैसे जानता हूँ। अरे मेरी जो शिफ्ट है ना, वो 6 बजे ख़त्म हो जाती है, पर आज सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर लेट हो गया। तो मुझे ऋतिक सर ने ही कहा, राजू की शिफ्ट ख़त्म हो जाएगी तो उसके साथ ही चले जाना। राजू ने उसकी सारी बात सुनी। फिर राजू ने अपनी बाइक स्टार्ट करी और राहुल को कहा, चलो फिर जल्दी बैठो। रात में बड़ा घना अंधेरा फैला हुआ था। राजू अपनी बाइक चला रहा था और पीछे वो लड़का यानी राहुल बैठा हुआ था। मौसम थोड़ा थोड़ा ठंडा था, क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा था। चलते चलते दोनों काफ़ी बातें कर रहे थे और राजू ने बातों ही बातों में पूछा, यार सच बताऊं तो मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं इस कॉल सेंटर में। राजू की बात सुनकर राहुल ने बताया, भैया आपको मैंने कहा था ना कि मेरी शिफ्ट 6 बजे ख़त्म हो जाती है और मैं अपने फ्रेंड के साथ उसकी गाड़ी में चला जाता हूँ। राजू फिर थोड़ा मुस्कुराया और उसने कहा, अरे हाँ याद आया, मैं तो भूल ही गया था। दोनों यही सब इधर उधर की बातें कर रहे थे। तभी थोड़ी ही देर में राहुल ने फिर कहा, बस राजू भाई, मुझे यहीं उतार दो यार। थोड़े आगे ही यहाँ पे मेरा घर है, लेकिन थोड़ा अंदर जाके है। बस इतना कहा ही था राहुल ने और राजू ने वहीं गाड़ी रोक दी और राहुल को बाइक से उतार दिया। और राजू को बाय बोलकर राहुल अपने घर की ओर चला गया। तभी देर में राजू ने पीछे मुड़कर देखा तो उसको राहुल वहाँ कहीं नहीं दिखा था। राजू यही सब सोच रहा था। उसने बताया था उसका घर थोड़ा आगे है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ आसपास तो कोई घर दिख नहीं रहा। फिर वो इतनी जल्दी कहाँ चला गया? और फिर उसने अपने आप से कहा, चलो छोड़ो यार, मुझे क्या करना। और वो भी अपने घर की तरफ जाने लगा। राजू घर पहुंचकर उसने अपनी बाइक खड़ी करी, मुंह हाथ धोकर सोचा थोड़ा कुछ बहुत खा लेता हूँ, भूख भी बहुत लग रही है, आज उसके बाद ही सोऊंगा। राजू ने खाना वगैरह खाया और जाकर अपने रूम में बिस्तर पर लेट गया। और उसके बाद लेटे लेटे राजू अपना फ़ोन चला रहा था। तभी इतने में ही राजू के फ़ोन में एक अननोन नंबर से मैसेज आया।
हेलो। राजू यही सब सोच रहा था, ये कौन है यार। फिर उसने भी रिप्लाई में हेलो कहा और लिखा, आप कौन। दूसरी तरफ से जवाब आया, मैं हूँ यार राजू, इतनी जल्दी भूल गए क्या, तुम्हारा फ्रेंड। राजू सोच रहा था शायद कोई जान पहचान का ही होगा। उसने नंबर सेव करा और व्हाट्सएप पर प्रोफाइल पिक्चर देखी तो राजू की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि डीपी तो राहुल की थी। राजू यही सोच रहा था, आखिर इसके पास मेरा नंबर कहाँ से आया, क्योंकि बात तो हमने करी थी लेकिन नंबर तो एक्सचेंज भी नहीं किया था, तो फिर उसको नंबर कहाँ से मिला मेरा। और फिर उसने राहुल को तुरंत मैसेज करा। उसने टाइप किया, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। राहुल ने भी तुरंत जवाब दिया, यार राजू, तुमको इतना भी नहीं पता, तुम भी कॉल सेंटर में काम करते हो और मैं भी कॉल सेंटर में काम करता हूँ, तो वहाँ से किसी का नंबर लेना कोई बड़ी बात तो नहीं है। और वैसे भी मैंने तुम्हारा नंबर ऋतिक सर से लिया था, जब उन्होंने कहा था राजू के साथ चले जाना घर। राहुल का ये मैसेज देखने के बाद राजू ने कहा, अच्छा जी अच्छा। उसके बाद दोनों में काफ़ी देर तक चैटिंग होने लगी। अब राजू और राहुल के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। पर उसी के थोड़ी देर बाद राहुल ऑफलाइन हो गया। उसके बाद राजू ने फिर राहुल को फ़ोन लगाने की कोशिश करी तो राहुल का नंबर स्विच ऑफ बता रहा था और राजू उसी के बारे में सोचता सोचता सो गया, क्योंकि राजू को अब राहुल की दोस्ती भाने लगी थी। यही सब सोच विचार में राजू सो गया और जब सुबह उसकी नींद खुली तो उसने फ़ोन चेक करा। उसके फ़ोन चेक करने के बाद राहुल का मैसेज चेक करा और मैसेज में लिखा हुआ था, राजू, दरअसल मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। आज मैं कॉल सेंटर नहीं आ रहा क्योंकि मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब है, तो एक काम करना, तुम मुझे आज मेरी गली के बाहर ही मिल जाना, लेकिन याद रहे रात को आना जब तुम छुट्टी से आ रहे हो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। फिर अगले दिन राजू कॉल सेंटर में गया और हमेशा की तरह अपना काम पूरा करने के बाद वो अपना 10:30 बजे ऑफिस से निकल गया था। लेकिन उसे तभी याद आया कि उसे तो जंगल के रास्ते से जाना है जहाँ पर उसे राहुल का घर दिखा था, क्योंकि उसे राहुल द्वारा वो ज़रूरी बात जाननी भी थी। इसके बाद राजू ने अपनी गाड़ी जंगल की तरफ मोड़ ली और सीधा राहुल की गली के सामने आके खड़ा हो गया। रात काफ़ी हो चुकी थी और चांद भी काफ़ी चमक रहा था। ऐसा लग रहा था मानो अमावस्या की रात हो। फिर सामने से उसे राहुल आता दिखाई दिया, जो किसी लड़की के साथ आ रहा था। आते ही राहुल राजू के गले मिल गया और उससे बोला, भाई कैसे हो आप, आपको कितना याद करा कल से। फिर राजू ने बोला, अरे भाई मैंने भी याद करा। अच्छा हाँ, राहुल तुम किसी ज़रूरी काम के लिए बुला रहे थे ना, वो बताओ। राहुल ने कहा, अरे हाँ सुनो, ये मेरी फ्रेंड है एंड ये आपसे दोस्ती करना चाहती है। ये आपको कई दिनों से देख रही है और शायद ये आपको पसंद भी करती है। इसका नाम मिथिला है। जब राजू ने उस लड़की की तरफ देखा तो मानो देखता ही रह गया। उस लड़की के बाल घुंघराले से थे और वो लड़की पूरी गोरी चिट्टी थी और उसकी आंखें मानो हिरनी की आंखें हों। लगभग मान लो कि कोई अप्सरा धरती पर उतर कर आई हो, इतनी सुंदर, जिसे देखने के बाद राजू ने बिना सोचे समझे बोल दिया, हाँ हाँ बिल्कुल यार, क्यों नहीं। वैसे आपने मेरे को कहाँ देखा। मिथिला सिर्फ राहुल की तरफ देख रही थी और जवाब राहुल ने दिया। राहुल ने कहा, दरअसल ये और गांव के कुछ बच्चे यहाँ पर खेलने आया करते थे और जब तुम सुबह यहाँ से काम से जाते हो ना, तब ये तुम्हें रोज़ देखती है
लेकिन शायद तुम्हारी नज़र इस पे नहीं पड़ती होगी। राजू इस बात को जानकर बहुत खुश हो गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या बात है भगवान, रिश्ता खुद मेरे द्वारे पे खड़ा है। वाह। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी दोनों ने अपना नंबर एक्सचेंज करा और थोड़ी देर बातें करने के बाद राजू वापस अपने घर लौट गया और घर आकर उससे चैटिंग पे बातें करने लगा। मिथिला कभी अपने बारे में बताती तो राजू कभी अपने बारे में। अब शायद राजू को मिथिला की आदत पड़ चुकी थी और वो जब भी घर पर आता तो सबसे पहले मिथिला से ही बातें करता फ़ोन पर। एक बार जब वो ऑफिस से घर आ रहा था तो हमेशा की तरह उसने मिथिला का वहाँ पर इंतज़ार करा, लेकिन वो उसे नहीं दिखी क्योंकि राजू का बड़ा मन था उससे बातें करने का, लेकिन वो उसे वहाँ पर नहीं दिखी। उसी के बारे में सोचते हुए राजू बाइक लेकर घर की तरफ निकल गया। वो थोड़ा ही आगे गया होगा तभी उसको ऐसा महसूस हुआ मानो बाइक में पीछे कोई बैठा हुआ है और उसने अपना एक हाथ राजू के कंधों पर रखा है और बाइक के साइड मिरर से साफ नज़र आ रहा था कि एक लड़की पीछे बैठी हुई है राजू के साथ, और शीशे में चेहरा भी साफ साफ दिख रहा था कि उसके साथ मिथिला ही बैठी हुई थी। ये देखकर राजू को जोर का झटका लग गया था। उसकी सांसें दुगनी रफ्तार से चल रही थी। एक झटके में राजू ने गाड़ी रोकी और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन आश्चर्य की बात तो अब ये थी कि बाइक में तो पीछे कोई नहीं था। राजू के तो मानो होश उड़ गए क्योंकि वो अपने पूरे होशोवास में था। वो कोई सपना तो देख नहीं रहा था क्योंकि उसने अपनी खुली आंखों से उस लड़की को बाइक में बैठा हुआ देखा था और उसका हाथ अपने कंधे पर। ये कैसे हो सकता था क्योंकि आज तो राजू को मिथिला कहीं मिल ही नहीं थी और कॉल सेंटर से तो वो आज अकेले ही आया था। राजू समझ चुका था उसको कोई वहम हो रहा है क्योंकि कल रात से वो बस मिथिला के बारे में ही सोच रहा था। और ये सब भूलकर वो अपनी बाइक स्टार्ट करता है और घर की तरफ जाने लगता है और थोड़ी देर में राजू अपने घर पहुंच जाता है। और जब हमेशा की तरह राजू मुंह हाथ धोकर अपने रूम पर बिस्तर पर लेटने को गया तो उसने सबसे पहले अपना फ़ोन देखा जिसमें मिथिला के एक के बाद एक लगातार कई मैसेज आ रखे थे। राजू ने भी बिना देर किए रिप्लाई करा। दोनों के बीच काफ़ी बातें चल रही थी। मिथिला ने कहा, कल रात को मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था और मेरी आज तबीयत भी ख़राब थी, इसलिए मैं आज तुमसे मिल नहीं पाई। मिथिला का मैसेज देखकर राजू ने कहा, अच्छा, तभी मैंने आपको आज देखा नहीं था। दूसरी ओर से मिथिला ने मैसेज में कहा, क्यों, तुम मुझे ढूंढ नहीं रहे थे क्या आज? राजू ने फिर बात पलटते हुए कहा, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैंने सोचा आज अपनी नई दोस्त से मिल लेता हूँ और मिलता हुआ जाऊँगा, पर तुम आज आई नहीं थी। और ऐसे ही दोनों आज अपनी बात कर रहे थे जिनकी बात बहुत देर तक चली। अब दोनों की दोस्ती मानो प्यार का रूप ले चुकी थी। व्हाट्सएप पर दोनों की बातें चल रही थी कि अचानक मिथिला फिर आज अचानक ऑफलाइन हो गई। राजू यही सोच रहा था कि बातें करते करते अचानक मिथिला ऑफलाइन कैसे हो जाती है। राजू ने मिथिला को फ़ोन लगाने की कोशिश करी, लेकिन मिथिला का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। राजू ने कई बार कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। सोचने वाली बात यह थी कि कल भी इसी टाइम 2:30 से 3:30 बजे के बीच अचानक मिथिला का फ़ोन ऑफलाइन हो गया था और उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही बता रहा था। और ये मिथिला की हर दिन की कहानी थी। न जाने क्यों 4 बजे से पहले पहले उसका फ़ोन हमेशा स्विच ऑफ हो जाया करता था। राजू की तो मानो अब नींद ही उड़ गई थी क्योंकि कम से कम 20 से 25 बार
राजू ने मिथिला को फ़ोन लगाने की काफ़ी कोशिश करी, पर मिथिला का फ़ोन नहीं लगा। पता नहीं कैसा आकर्षण था मिथिला में, जो राजू को अब मिथिला को देखने या उससे बात करने का ही मन करता था। उसे मिथिला एक दिन नहीं दिखी तो वो अब उसे हर जगह ढूंढता था, और अभी बस वो बिस्तर पर पड़े पड़े मिथिला के बारे में ही सोच रहा था। ये सब सोचते हुए उसकी थोड़ी देर में आंख लग गई, और जब वो सुबह 11:30 बजे के करीबन उठा। राजू रात को कॉल सेंटर से आने के बाद 4 बजे ही सोया करता था। इस वजह से वो दोपहर में 11:30 से लेकर 1 बजे के बीच में उठता था, और आज भी उठते ही राजू ने सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करा, लेकिन मिथिला का कोई मैसेज या फ़ोन नहीं आया था। अब राजू ने मानो मिथिला के बिना एक पल भी नहीं रहा जा रहा था, तो वो बार बार मिथिला को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फ़ोन के दूसरी तरफ से बस एक ही आवाज़ आ रही थी, आप जिस नंबर पर संपर्क कर रहे हैं वह अभी स्विच ऑफ है। राजू को पता था कॉल सेंटर में ड्यूटी 8 घंटे से कम की होती नहीं। इस हिसाब से उसने सोचा क्यों ना आज राहुल से मिला जाए। इसलिए राजू उठते ही फ्रेश हुआ और नहा धोकर खाना वगैरह खाकर बाइक लेकर तुरंत कॉल सेंटर की तरफ निकल गया, और थोड़ी देर में राजू कॉल सेंटर में पहुंच जाता है। राजू ने कॉल सेंटर में पहुंचते ही हर जगह राहुल को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन उसको राहुल कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था। आज दिन में राजू इसलिए आया था ताकि वो राहुल से मिल सके, और थोड़ा सा मिथिला के बारे में भी उसे जानना था। राहुल ने उसे जिस बैच में बताया था राजू ने वहाँ ढूंढा। उसके बाद उसने सीनियर ऋतिक सर से राहुल के बारे में पता लगाने की कोशिश करी, पर ऋतिक सर ने कहा, राजू तुम किस राहुल की बात कर रहे हो भाई, यहाँ तो कोई राहुल नहीं रहता, और ना ही राहुल नाम का लड़का यहाँ पर जॉब करता है। ऋतिक सर की बात सुनकर राजू को मानो एक करारा थप्पड़ लगा हो। राजू ने फिर ऋतिक सर से कहा, अरे सर वही लड़का जो परसों रात को रुका था सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से, और आपने उससे कहा था राजू के साथ घर चले जाना। ऋतिक सर ने घूरते हुए राजू की तरफ देखा और कहा, राजू तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम पागल तो नहीं हो गए या फिर दिन में चढ़ा रखी है, कैसी बातें कर रहे हो तुम। ना कोई सिस्टम ख़राब हुआ था और ना कोई राहुल नाम का लड़का यहाँ पर काम करता है, और ना ही मैंने किसी से कहा था तुम्हारे बारे में। और कॉल सेंटर में तो तुम्हें पता ही है किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है, तो फिर मैं ऐसा क्यों करूँगा। ऋतिक सर ने इतना ही कहा था कि राजू के चेहरे पे मानो हवाइयाँ उड़ गई हों, और राजू वहाँ से तुरंत ऑफिस में गया, और वहाँ उसने कमल सर से कहकर सभी लोगों के नाम और फ़ोटो देखे जो कॉल सेंटर में जॉब करते थे। दरअसल कमल सर से उसकी बनती थी, तो कमल सर ने उसकी हालत देखकर उसे इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन जब उसने चेक करा तो वहाँ कहीं भी राहुल का नाम था ही नहीं। राजू को तो मानो 11,000 वोल्ट की बिजली का झटका लगा हो। उसके बाद राजू ने वहाँ सभी लोगों को फ़ोटो दिखाया जो राहुल की व्हाट्सएप डीपी में था, लेकिन कॉल सेंटर में जॉब करने वाले कोई भी कर्मचारी उस लड़के को नहीं जानते थे। राजू कॉल सेंटर पर ही था, लेकिन बार बार राहुल को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा था। फ़ोन से बस एक ही आवाज़ आ रही थी, आप जिस नंबर पर संपर्क कर रहे हैं वो भी स्विच ऑफ है। राजू ने सोचा क्यों ना इस नंबर को चेक कर लिया जाए कि किसके नाम है और कब से बंद है। राजू ने ऑफिस में ही नंबर को सिस्टम में डालकर सर्च करने की कोशिश करी, तो मानो राजू के तो होश ही उड़ गए, और कंप्यूटर की स्क्रीन देखकर मानो राजू की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसने देखा ये नंबर तो
किसी मिथिला कौर के नाम से रजिस्टर है, लेकिन ये नंबर लगभग 3 साल से बंद है। राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि 3 दिन से ही वो रोज़ रात में इसी नंबर पर चैटिंग कर रहा था और कॉल पर बात भी कर रहा था। लेकिन रात को 4 बजे के बाद अचानक फ़ोन अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाता था और दूसरी तरफ से वो नंबर ऑफलाइन दिखने लगता था। राजू का अब सर चकरा रहा था और उसका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसने ये तो ठान लिया था, अब पता तो लगा कर रहेगा कि राहुल और मिथिला वाली बीमारी क्या है। इसलिए तुरंत वो कॉल सेंटर से निकला और अपनी बाइक लेकर उसी जगह पर पहुंचकर उसने वहाँ पर गाड़ी रोकी जहाँ उस दिन राहुल को उतारा था। राजू सामने ही गली में बाइक लेकर गया जहाँ राहुल और मिथिला ने बताया था कि मेरा घर है। राजू गली के अंदर आगे तक चला गया, लेकिन उसको वहाँ कोई घर नज़र नहीं आया। फिर राजू ने भी सोच लिया था कि वो अब मिथिला का पता लगा कर ही रहेगा कि वो बस रात के 12 बजे के बाद ही क्यों फ़ोन और मैसेज करती है और 4 बजे के बाद उसका फ़ोन बंद क्यों हो जाता है। इसके बाद उसने सोचा आगे जो बस्ती है शायद मिथिला और राहुल वहीं रहते हों। राजू उस बस्ती को बहुत अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि पहले वो यहाँ हमेशा आया करता था निशा को घर छोड़ने और उसको लेने के लिए। निशा राजू की गर्लफ्रेंड थी, जिसकी अचानक मौत हो गई थी लगभग 3 साल पहले। बस तभी से राजू ने इधर उधर आना बंद कर दिया, क्योंकि राजू को निशा की मौत का बहुत गहरा ज़ख्म हुआ था और उसे सदमा भी लगा था। लेकिन अब राजू उन बातों को भूल चुका था और अपनी ज़िंदगी में बिज़ी था, और आज मिथिला को ढूंढता हुआ फिर इस बस्ती में आ गया था। उसने बस्ती में लोगों को मिथिला की फ़ोटो दिखाई तो सब के सब राजू को बड़ी विचित्र निगाहों से देख रहे थे। बस्ती के लोगों ने बताया ये मिथिला कौर है और इसकी मौत 3 साल पहले हो गई थी। राजू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, पर जब बस्ती के लोगों ने राजू को मिथिला का घर दिखाया तो मानो राजू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो, क्योंकि वो घर तो निशा का था। तभी राजू ने पूछा कैसे हुई थी उसकी मौत। बस्ती के लोगों ने बताया मिथिला को एक बहुत जानलेवा बीमारी थी और रोज़ वो दवाई खाकर ही ज़िंदा रहा करती थी। डॉक्टर ने बताया था कि एक दिन भी अगर उसकी दवाई मिस हो गई या उसकी इलाज में कुछ कमी रह गई तो उसकी जान बड़े आराम से चली जाएगी, क्योंकि उसकी हालत काफ़ी नाजुक है। उसका भाई राहुल एक कॉल सेंटर में जॉब करता था और अपनी बहन का इलाज भी करवा रहा था। एक दिन पता नहीं क्या हुआ, उसका भाई राहुल घर ही नहीं आया और मिथिला के पास भी कोई दवाई नहीं बची थी, और उसी का रास्ता देखते देखते मिथिला की जान चली गई। और बस्ती वालों ने ये भी बताया कि जब राहुल कई दिनों तक घर नहीं आया तो निशा ने भी खुदकुशी कर ली, क्योंकि अपनी बहन का गम वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। उसके बाद पुलिस ने राहुल की खोज करनी चालू कर दी और बाद में पुलिस वालों को राहुल की लाश फ्लाईओवर के नीचे 2 हिस्सों में कटी हुई मिली थी। बस्ती वालों के मुंह से ये सब सुनकर राजू के मानो पसीने छूटने लगे और वो तुरंत वहाँ से अपनी बाइक स्टार्ट करके अपने घर की तरफ चला गया। घर जाते ही उसने अपनी बाइक खड़ी करी और चाबी और हेलमेट साइड में फेंक कर सीधा अपने रूम में बेड पर लेट गया। राजू मानो समझ चुका था कि उसके साथ 2-3 दिन से क्या हो रहा है और शायद क्यों हो रहा है। अब राजू को एक अजीब सा डर लग रहा था, इसलिए उसने सोचा कि आज के बाद वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, बस घर पे लेटा ही रहेगा। उसने कॉल सेंटर में ऋतिक सर को बता दिया, सर आज मैं ड्यूटी पर नहीं आऊँगा। ऋतिक सर ने कारण पूछा तो राजू ने कहा,
सर आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। राजू की बात का जवाब देते हुए ऋतिक सर ने कहा, चलो ठीक है भाई, तुम आराम करो। वैसे भी तुम्हें आराम की काफ़ी ज़रूरत है। आज किसी और को देख लूँगा। इतना कहकर ऋतिक सर ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और राजू ने सोच लिया था, आज कंबल ओढ़कर घर पर सो जाऊँगा बस। उसके बाद राजू सो गया और जब राजू की आँख खुली तो रात के लगभग 8 बज रहे थे। राजू बिस्तर से उठा और सोचा बाहर जाकर आता हूँ और कुछ खा के आता हूँ, क्योंकि भूख भी लग रही थी। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला। बाहर अंधेरा हो चुका था। राजू थोड़ा बाहर की तरफ गया। उसको पता नहीं क्या हुआ कि वो फिर से वापस अपने रूम में आ गया। राजू को अब शायद बाहर जाने से भी डर लग रहा था। आज जब से राजू उस बस्ती से लौटा था, तब से राजू को एक अजीब सा डर लग रहा था। राजू ने सोच लिया था अब ऑनलाइन ही खाना मंगवाएगा। उसके बाद राजू ने ऑनलाइन खाना ऑर्डर करा और खाकर फिर से जाकर कंबल ओढ़कर सो गया। लेकिन आधी रात में राजू की आंख फ़ोन की घंटी बजने से फिर खुली। राजू ने अपना सर कंबल से बाहर निकाला। सामने लगी घड़ी पर नज़र पड़ी तो रात के ठीक 12 बज रहे थे। राजू ने टेबल पर रखा हुआ फ़ोन उठाया तो उसकी धड़कनें मानो रुक गई थी और उसे लगा उसके बदन पर हजारों चींटियां एक साथ काट रही हो, क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन पर साफ साफ लिखा आ रहा था, मिथिला कौर। पर राजू ने फ़ोन रिसीव नहीं करा और फ़ोन लगातार बजता रहा। राजू की हालत अब एक भीगी बिल्ली की तरह हो गई थी और थोड़ी देर में उसी फ़ोन में एक के बाद एक लगातार मैसेज आने लगे। उसने फ़ोन तुरंत उठाया और स्विच ऑफ करके टेबल के पास फेंक दिया और खुद एक छोटे बच्चे की तरह बेड के नीचे जाकर दुबक गया। लेकिन थोड़ी देर में ही फ़ोन जो उसने स्विच ऑफ करके फेंक दिया था वो फिर से बजने लगा। राजू यही सोच रहा था, फ़ोन तो स्विच ऑफ कर दिया, तब कैसे बज रहा है। उसने फ़ोन उठाकर देखना चाहा तो दूसरी तरफ से आवाज़ आने लगी, राजू मरना तो आज तुमको पड़ेगा। तुमने जो हमारे साथ किया उसकी सज़ा तो तुम्हें आज मिलकर रहेगी। राजू ने इतना सुना और वो रोने लगा और बिलखते हुए गिड़गिड़ाते हुए कह रहा था, माफ़ कर दो मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। राजू ने इतना कहा ही था कि उसकी नज़र सामने रूम के दरवाजे पर पड़ी तो उसकी जान मानो हलक में अटक गई हो, क्योंकि सामने मिथिला, निशा और राहुल तीनों खड़े थे। राजू रोते हुए ज़मीन पर गिर गया और बस एक ही बात कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं करा। राहुल, मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं मारा था। लेकिन सामने खड़ी निशा और मिथिला ने दोनों राजू के पास गईं। अब राजू की हालत तो पहले से भी ख़राब हो गई थी, इसलिए उसके मुंह से भी कुछ साफ साफ निकल नहीं रहा था। निशा ने अपनी बड़ी डरावनी और ख़तरनाक आवाज़ में कहा, तू हमारे परिवार का कातिल है और मैंने ज़िंदगी में तुझसे प्यार करके सबसे बड़ी गलती करी थी। तेरे साथ रहने का सपना देखा, लेकिन तूने मेरे साथ और मेरे परिवार के साथ जो करा उसके लिए शायद आज मैं तुझे ज़िंदा गाड़ दूँगी। तू 3 ज़िंदगी ख़त्म करने के बाद अब माफ़ी मांग रहा है। तूने उस दिन मुझे माफ़ किया था। फिर उनके पीछे से राहुल आया और अब उसका चेहरा बदल चुका था और वो काफ़ी खौफनाक लग रहा था। राहुल ने कहा, तूने मुझे सिर्फ प्रमोशन के चक्कर में मार डाला। बता मेरी क्या गलती थी।
तेरे लालच के चक्कर में मिथिला को उसकी दवाइयाँ नहीं मिल पाई। तेरे लालच के चक्कर में मीशा ने फांसी लगा ली। तेरे लालच के चक्कर में मेरे को अपनी जान गंवानी पड़ी। मैंने कभी किसी से जलन नहीं करी। मैं जो था अपनी मेहनत से था। लेकिन शायद ये तेरे जैसे दो कौड़ी के लालची कभी समझ नहीं पाएंगे। और आज तुझे मरना होगा राजू, तुझे मरना होगा, क्योंकि हम तुझे ही मारने आए हैं। और तुझे मारने तक हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जब मैं फ्लाईओवर से नीचे गिरा था तब मैं तड़प तड़प कर मर रहा था। जब तूने मुझे दारू पिलाई और मुझे दोस्ती का बहाना देकर पीछे से धक्का दे दिया। जब मैं फ्लाईओवर से नीचे गिरा, हाँ राजू, तब मैं ज़िंदा था और तड़प तड़प कर तुझसे अपनी जान की भीख मांग रहा था। लेकिन शायद तेरी इंसानियत को तेरा लालच खा चुका और तेरे सामने ही मेरे ऊपर से ट्रेन गुजर गई। मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा राजू, कभी माफ़ नहीं करूँगा। इतना ही कहा था राहुल ने। उसके बाद तुरंत उसको हवा में ही पंखे पर टांग दिया और पंखा फुल स्पीड में चला दिया। राजू के चीखने चिल्लाने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजती रही थी और थोड़ी देर बाद राजू के शरीर के कई टुकड़े होकर पूरे रूम में बिखर गए थे। 3 साल पहले राजू ने निशा और मिथिला के भाई के साथ लालच में आकर जो करा, उसके बाद मरने के बाद भी निशा, मिथिला और राहुल ने राजू के साथ करके अपना बदला पूरा कर लिया। मेरा नाम एनी है और मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। मेरी फैमिली में मेरी अम्मी और मेरे अब्बू रहते हैं। हमें एक रेंट पर घर चाहिए। अब्बू के बहुत ढूंढने के बावजूद उन्हें कोई घर रेंट पर नहीं मिल रहा था। बहुत ढूंढने के बाद हमें एक घर किराए पर मिला। हम रात को अपना सामान लेकर वहीं जा रहे थे। वो घर शहर से थोड़ा दूर था। अब हम वहाँ पहुँच चुके थे। मैंने कार से उतरकर देखा, वो घर थोड़ा पुराना था। वहाँ आसपास काफ़ी पेड़ थे और वहाँ कुछ ही घर थे। मेरी नज़र उस घर पर गई जो हमारे घर के बराबर में ही था। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी वो घर किसका होगा? अम्मी बोली, पता नहीं, पर देखने से तो लग रहा है यहाँ पर कोई रहता नहीं है। अम्मी, ये जगह आपको अजीब नहीं लग रही? आपको भी यही घर लेना था क्या? और देखो ना, ये घर बहुत अजीब लग रहा है। ओहो, कम ऑन एनी, हमें इस घर में थोड़ी रहना है, हमें तो उस घर में रहना है। तो फिर दिक्कत क्या है? पता नहीं क्यों मुझे ये घर बहुत अजीब लग रहा था। मेरी नज़र बार बार उस घर के ऊपर उसकी विंडो पर जा रही थी। मैं अंदर आ गई और अम्मी अब्बू के साथ सामान सेटल करवाने में मदद करने लगी। रात के 11 बज चुके थे। अम्मी अब्बू का रूम नीचे और मेरा रूम ऊपर था। मेरी रूम की विंडो से वो रूम साफ साफ दिखाई दे रहा था। मुझे डर लगने लगा। वैसे तो मैं डरने वाली लड़की थी नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। मैं उठी और नीचे गई। मैं अम्मी का रूम नॉक करते हुए बोली, अम्मी अम्मी उठे, अम्मी दरवाज़ा खोले। अम्मी ने दरवाज़ा खोला और बोली, उफ़, क्या है एनी, तुम अभी तक सोई नहीं? अम्मी, मुझे मेरा रूम अच्छा नहीं लगा। मेरे रूम में उस खाली घर का रूम दिख रहा है। मुझे कोई दूसरा रूम दे दे। एनी, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी कि तुम्हें अपना रूम पसंद नहीं आया। तुम्हें पता है ना, इतना ढूंढने के बाद तुम्हारे अब्बू को एक घर मिला है। वो पहले से ही काफ़ी परेशान है। तुम ऐसी बातें करके मज़ीद उनकी परेशानियां बढ़ाना चाहती हो। जाओ, जाकर सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है।
मैं अपने रूम में वापस आ गई और लेट गई। 15 मिनट तक मैं उस कमरे को घूरती रही, फिर करवट बदल कर सो गई। अगले दिन स्कूल से आने के बाद मैं बहुत थक गई थी। मैं अपने रूम में आकर सो गई। शाम को मेरी आँख खुली। मैं ऐसे ही लेटकर उस कमरे की विंडो को देखती रही। फिर अचानक से उस रूम की लाइट जलने लगी और बुझने लगी। मैं एकदम उठकर खड़ी हो गई। मैंने अपनी रूम की विंडो के पास जाकर उस रूम को गौर से देखा, तो मैंने वहाँ पर अपने आप को देखा। मैं एकदम पीछे हो गई। वो मेरी तरफ ही देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे कुछ बोलना चाहती हो। मैं बहुत घबरा गई थी। मैं जल्दी से भागकर नीचे गई और अम्मी को बुलाकर लाई। अम्मी देखिए, मैंने कहा था ना, पर आपको मेरी बात माननी कहाँ है। वो अम्मी को ऊपर लेके आई और जब अम्मी ने ऊपर देखा तो उन्हें वहाँ कुछ नज़र नहीं आया। उन्होंने एनी से कहा, कहाँ है एनी? कुछ भी तो नहीं है। ज़रूर तुम्हारा वहम हुआ होगा। सुनो एनी, तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। तुम परेशान हो जाओगी और इससे तुम्हारे दिल और दिमाग में एक ही बात घूमने लगेगी। हाँ अम्मी, ठीक है। चलो एनी, अब मेरे साथ काम में थोड़ी हेल्प करवाओ। मैं अम्मी के साथ नीचे चली गई। रात को गई थी। हम अब्बू का इंतज़ार कर रहे थे। अब्बू को घर आने में देर हो गई थी। 10 से 12 बज चुके थे। अम्मी बार बार पापा को फ़ोन कर रही थी, लेकिन पापा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। ये पहली बार था जो पापा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, वरना पापा फ़ौरन फ़ोन उठा लेते थे। 12 बजे अचानक से बेल बजी। मैं बहुत डर गई। अम्मी ने दरवाज़ा खोला तो सामने पापा थे। मुझे बहुत गुस्सा भी आया। अम्मी ने पापा से पूछा, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? पापा बोले, सॉरी, तुम लोग मेरी वजह से परेशान हो गए। मेरा फ़ोन बंद हो गया था, इसलिए नहीं उठा पाया। फिर हम लोग डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए। अपने रूम में जाकर सो गए, लेकिन मेरी आँख थोड़ी देर बाद खुली। मुझे अजीब सा लग रहा था। मैंने उठकर लाइट खोली। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैं विंडो की तरफ जाकर बैठ गई। मैं कुछ देर ऐसे ही बैठी रही, फिर वहीं पर सो गई। सुबह मुझे मम्मी उठाने आई। अरे एनी, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? अम्मी, मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी ने मेरा माथा छू कर देखा। अरे एनी, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। तुम आराम करो, अभी स्कूल मत जाओ। ऐसे ही शाम हो गई। मैं आज पूरा दिन अपने रूम में ही थी। मेरा ध्यान विंडो की तरफ गया। वो विंडो खुली हुई थी। मैं डिनर करने नीचे गई। मैं जाकर बैठ गई। आज पापा कुछ अजीब अजीब से थे। वो बिल्कुल शांत थे। उनका मुंह नीचे की तरफ था। अम्मी खाना लगा चुकी थी। हम सब खाना खाने लगे। पापा के खाने का तरीका बहुत अलग था। वो इंसान की तरह खाने का तरीका तो बिल्कुल नहीं था। अब पापा का व्यवहार बहुत अलग होता जा रहा था। जब मम्मी ने इस चीज़ को नोटिस किया तो वो सोच में पड़ गई। अब्बू एकदम से खड़े हो गए और वो छुरी लेकर अपने रूम में चले गए और अंदर से अंदर दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैं और अम्मी बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। अम्मी ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुला नहीं। अम्मी बार बार अब्बू को आवाज़ लगा रही थी, लेकिन अंदर से अब्बू का कोई जवाब नहीं आया। मैं रोने लगी। फिर खुद ब खुद दरवाज़ा खुला तो हमने देखा अब्बू बेड पर थे और बेडशीट खून से लहूलुहान थी। मेरी चीख निकल गई। अम्मी ने जल्दी से मुझे अपने सीने से लगाकर दूसरी तरफ मुंह कर लिया। मेरे आंसू लगातार बहे जा रहे थे। इस उम्र में तुम्हारे सामने ये सब होना कोई नॉर्मल बात नहीं, और मैं सिर्फ 14 साल की थी। सुबह 6:30 पर हमारा घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। मेरे अब्बू दफन हो चुके थे। मेरी अम्मी एक कोने में बैठी थी। उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा था।
मैं अपने नानी के पास बैठी रो रही थी। शाम के समय सब रिश्तेदार अपने घर जा चुके थे। अम्मी की रो रो कर हालत ख़राब हो चुकी थी, इसलिए उन्हें दवाइयाँ दी जा रही थी। मैं, नानी और अम्मी ही बचे थे घर पर। नानी ने खाना बनाकर मुझे खिलाया और फिर अम्मी के रूम में उन्हें खाना और दवाइयाँ देने गई। अम्मी खाना और दवाइयाँ देकर नानी मेरे साथ मेरे रूम में आ गई और वहीं पर सो गई। अगली सुबह मैं स्कूल नहीं गई थी, क्योंकि अम्मी की देखभाल भी करनी थी और नानी अकेले घर का काम, खाना बनाना, अम्मी का ध्यान, ये सब नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने स्कूल से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली थी। अम्मी ऐसा ही पूरे दिन रूम में अकेली रहती थी। रोज़ मैं अम्मी को कैसे भी करके खाना खिलाती और दवाइयाँ देकर आती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अम्मी की तबीयत में सुधार नहीं आया। अम्मी अपने रूम में रहती थी और ना ही किसी से बात करती थी। अम्मी सिर्फ मुझसे ही घंटों घंटों बात करती थी। जब मैं उन्हें उनके रूम में खाना देकर आती थी, अम्मी नानी तक से बात नहीं करती थी। एक दिन मैं अम्मी को दवाइयाँ देने गई तो मैंने देखा कि अम्मी के बाल खुले हुए थे और वो बेड के कोने में दीवार की तरफ मुंह करके बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बातें कर रही हों। मैं दरवाजे पर ही रुक गई और वहीं से बोली, अम्मी। अम्मी ने वैसे ही बैठे बैठे मुड़कर देखा। मैं बिल्कुल हैरान रह गई, क्योंकि अम्मी का चेहरा बिल्कुल बदला हुआ था। वो अम्मी का चेहरा था ही नहीं, वो मेरी अम्मी थी ही नहीं। उनका चेहरा बदला हुआ था, जैसे ये मेरी अम्मी ना हो, कोई और हो। अम्मी ने वैसे ही बैठे बैठे मुड़कर देखा तो मैं हैरान हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मेरे हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन मैंने ये जाहिर होने नहीं दिया। मैं बहुत हिम्मत करके बोली, अम्मी, दवाइयाँ लाई हूँ। अम्मी वैसे ही मुझे देखती रहीं। मैं दवाइयाँ टेबल पे रख के चली गई। मैं अपने रूम में आकर रुकी। मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। मैं रोने लगी। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि मेरे रोने की आवाज़ बाहर तक ना जाए। इस बीच मेरी नज़र सामने घर की विंडो पर गई। उसमें मुझे मेरे अब्बू की छवि दिखाई दी। फिर ना जाने क्यों अचानक से मेरा डर ख़त्म हो गया। मैं बहुत हिम्मत करके खड़ी हुई। इतने में वो छवि गायब हो चुकी थी। मैं इतना तो समझ चुकी थी कि ये सब जो हो रहा था उस घर की वजह से हो रहा है। मैं अब किसी भी तरह इस घर से निकलना चाहती थी। मैं जब अगले दिन नीचे गई तो नानी ने मुझसे कहा, मुझे अम्मी बुला रही हैं। ये सुनकर मैं घबरा गई कि अम्मी मुझे बुला रही हैं। मैंने कल जो देखा था वो किसी को नहीं बताया था। मैं बहुत हिम्मत करके अंदर गई। मैंने देखा अम्मी बिल्कुल ठीक थी और वो बेड पर बैठी थी। जब अम्मी ने मुझे देखा तो डोर लॉक करने का इशारा किया। इसमें मैं डर गई। मेरा मन कर रहा था मैं यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन मैं ये कर नहीं सकती थी। मैंने अपने कांपते हाथों से डोर लॉक किया। अम्मी ने मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया। मैं अपने लड़खड़ाते पैरों से अम्मी के पास जाकर बैठी। अम्मी ने मुझे देखते ही कहा, मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी कि तुमने कल वाली बात किसी को नहीं बताई। अगर तुम ये बात किसी और को बता देती तो मैं तुम्हें मार देती। ये बात अम्मी ने मुस्कुराते हुए कही। अब मुझे तुम पहले से भी ज़्यादा अच्छी लगने लगी हो, और उसकी वजह यह है कि तुमने जो कल देखा वो किसी को नहीं बताया। मैं चुपचाप बैठी उनकी बातें सुन रही थी। अम्मी ने आगे कहा, अगर रात में तुम्हें किसी भी तरह की आवाज़ें आए तो फज तक बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? अच्छे से समझ जाओ, फज से पहले बाहर निकली तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं बस कहकर चुप हो गई। अम्मी ने कहा, 10 बजे तक अपने कमरे में चली जाना,
और फर्स्ट से पहले बाहर मत निकलना। और ऐसा ही हुआ। 10 बजे मैं अपने रूम में चली गई। मैं उनके इरादे को समझ चुकी थी कि वो नानी को नुकसान पहुंचाने वाली है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। अगर मैं कुछ करने की कोशिश करती तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। मैं अपने रूम में आकर सो गई। मेरी आंख नीचे से आते हुए आवाज़ों से खुली। नीचे से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैं फ़ौरन खड़ी हुई और जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलने वाली थी, मुझे अम्मी की कही बात याद आई। मैं वहीं रुक गई। मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं चाह कर भी दरवाज़ा नहीं खोल सकती थी। नीचे से मेरी नानी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, जैसे उन्हें कोई बहुत बुरी तरह से मार रहा हो। मैं वही दरवाजे के सहारे बैठकर रोने लगी। अब बस मैं ये आवाज़ें और नहीं सुन सकती थी। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया। मैं इन सब से थक चुकी थी। मैं इन सब से बहुत परेशान हो चुकी थी। अब मैं किसी भी तरह इन सब से आज़ाद होना चाहती थी। थोड़ी देर बाद वो आवाज़ें आनी बंद हो गई। 6:30 हो रहे थे। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं बाहर जाऊं। मैं वहीं बेड पर लेट गई। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। इस वक्त जो मुझ पे बीत रही थी वो सिर्फ मैं ही जानती थी। मैं अब भी कांप रही थी। मुझे डर था कहीं वो ऊपर ना आ जाए। और ऐसा ही हुआ। वो ऊपर आ रही थी। मैं उनके कदमों की आवाज़ को सुन सकती थी। फिर मुझे उनकी आवाज़ आई, एक डरावनी सी आवाज़। सुनो, अब तुम बाहर आ सकती हो। मैं बाहर नहीं जाना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों मैं वही करती जा रही थी जो उसने मुझसे कहा था। मैं बाहर आई। वो सामने खड़ी थी। ये वही चेहरा था जो मैंने उस दिन देखा था, वही बदला हुआ चेहरा। और वो खड़ी खड़ी हिल रही थी। उनका हिलना और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। उन्हें देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कुछ और ही हो, कोई इंसान नहीं, कोई मखलूक हो, एक ऐसी चीज़ जिसमें कोई जान ना हो। उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी और फिर तुम इस दर्द से आज़ाद हो जाओगी। मेरी अम्मी को तो कुछ नहीं होगा ना? मैं सिर्फ तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। उसने मेरी तरफ चाकू बढ़ाते हुए कहा, लो, और हमेशा के लिए इस दर्द से आज़ाद हो जाओ। बस थोड़ा सा दर्द होगा। मैंने उनकी तरफ देखते हुए वो चाकू लिया और फिर अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं था। मेरे अब्बू, नानी एक साथ रहते थे, खुशी खुशी। मैं अपनी मम्मी के लिए खुश थी, लेकिन जब मुझे ज़्यादा खुशी होती जब मेरी मम्मी मेरे साथ होती। मेरी जॉब वैसे तो 9 से 5 तक होती है, लेकिन उस दिन काम कुछ ज़्यादा था। तो बॉस ने बोला कि रजत, आज पूरा काम ख़त्म करके ही आज तुम घर जा सकते हो और कल सारी फाइल सबमिट कर देना। अब बॉस का ऑर्डर था, तो मैंने हाँ में सिर हिला दिया और सब फाइल कंप्लीट करने लगा। काम ख़त्म करते करते कब 1 बज गया मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन संडे था, तो मैंने सोचा कि अब इस समय घर जाना तो ठीक नहीं रहेगा। यहीं अपने कैबिन में आराम से बैठ लेता हूँ या फिर आराम कर लेता हूँ, और सुबह होते ही मैं घर निकल जाऊँगा। कल तो वैसे भी घर ही रहना है। मैंने घर फ़ोन कर दिया कि मैं ऑफिस में ही हूँ और सुबह को घर आऊँगा। शरीर बैठे बैठे बिल्कुल अकड़ गया था, तो मैं अपने चेयर से उठा और इधर उधर टहलने लगा। मैंने खिड़की खोलकर देखा तो बाहर बारिश हो रही है। गहरी काली रात में बिजली के कड़कने की आवाज़ मन में थोड़ा डर भी पैदा कर रही थी। थकान में शरीर चूर हो चुका था, तो मैं कैबिन में
अपनी चेयर पर सोने के इरादे से बैठ गया। रात को आँख ना खुले इसलिए मैंने सारी लाइट ऑफ कर दी। अभी आँख लगे थोड़ी देर ही हुए थे कि एक बहुत तेज आवाज़ ने मुझे जगा दिया। मैं चौंक कर उठा। मैंने देखा खिड़की का दरवाज़ा बड़ी तेज़ी से खुला है। मैंने बाहर की तरफ देखा तो बारिश अब भी बड़ी तेज़ी से हो रही थी। मैंने सोचा कि तेज़ हवा की वजह से खुल गया होगा और मैंने खिड़की बंद करके लॉक कर दी और सोने की कोशिश करने लगा। तभी मेरे कैबिन के लैपटॉप पर मेरी नज़र गई जो ऑन था, लेकिन ये तो मैंने खुद ही किया था। फिर ये इससे पहले मैं कुछ सोचता कि खिड़की की तरफ से फिर तेज़ी से आवाज़ आई। मैंने जाकर देखा तो ये क्या, खिड़की फिर से खुली हुई है, लेकिन अभी तो मैंने खुद ही बंद करी थी। मेरी धड़कनें तेज़ी से बढ़ने लगी। डर अब मुझ पर हावी होने लगा। मैं कुछ सोच पाता इससे पहले मेरे कैबिन की लाइट खुद जल गई। किसी तरह से मैंने खुद को संभाला और कैबिन तक गया। खुद को समझाने के लिए बोलने लगा कि मैंने सही से ऑफ़ नहीं किया होगा इसलिए ऑन हो गई। मैंने फिर से खुद पर काबू किया और अपनी चेयर पर बैठ गया। नींद तो अब मुझसे आ नहीं रही थी और काफ़ी दूर कोसों दूर चली गई थी नींद मेरे से। अब तो बस मुझे सुबह होने का इंतज़ार था ताकि मैं यहाँ से निकल सकूँ। मैं अपनी चेयर पर बैठा था कि तभी मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया और मैं अपनी कुर्सी से नीचे गिर गया। मैंने जल्दी से अपने पीछे मोबाइल की टॉर्च ऑन करके देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं पूरी तरह से डर गया। बिजली के कड़कने की आवाज़ें भी अब मेरे दिल में दहशत पैदा कर रही थी। मैं लाइट ऑन करने की कोशिश करने लगा, लेकिन लाइट ऑन नहीं हो रही थी। पूरे ऑफिस में अंधेरा। मैं अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर बाहर खिड़की की तरफ बैठ गया, लेकिन इतने में ही एक तेज चिल्लाने की आवाज़ मेरे कानों में गूंज उठी। मैं डरी आवाज़ में चिल्लाया, कौन है?" कि तभी मुझे एक गहरा काला साया दिखाई दिया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि किसी ने बड़ी तेज़ी से मुझे पीछे धक्का दिया हो और वो नहीं चाहता हो कि मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊँ। मैं बहुत डर गया था। मन ही मन मैं भगवान को याद करने लगा। मैं मरना नहीं चाहता था, लेकिन मौत मेरे सामने खड़ी थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि किसी तरह यहाँ से निकल जाऊँ। तभी ऑफिस के गेट पर किसी के पैरों की आहट हुई। मेरा डर और बढ़ गया कि तभी डोरबेल बज उठी। मैं बहुत बुरी तरह से डर गया था। मैं डरते डरते पूछा, "कौन है?" बाहर से आवाज़ आई, "अरे रजत, मैं हूँ, अशोक।" ये तो बॉस की आवाज़ है। मेरी जान में जान आई। मैंने तक से डोर खोल दिया। देखा तो बाहर बॉस खड़े हुए थे। बॉस के अंदर आते ही सारी लाइट जो पहले जलाने से भी नहीं जल रही थी अपने आप जल गईं। मेरी जान में जान आई। मैंने उनसे पूछा, "सर, आप इस वक्त यहाँ कैसे?" उन्होंने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया और अपने ऑफिस में चले गए। मैंने सोचा कि शायद उन्हें भी इधर कुछ काम होगा और लेट हो गए होंगे, तो इस वक्त यहाँ आ गए होंगे। वैसे भी जो बॉस थे वो बहुत देर से निकले थे, तो मेरे मन में यही सवाल गूंज रहा था। मैंने अपने आप को आश्चर्य दिया कि हाँ, सब ठीक है। मैं मन में भगवान का शुक्रिया करने लगा कि कम से कम मैं अकेला तो नहीं हूँ यहाँ। सुबह होने में अभी भी कुछ टाइम बचा था और मेरी आँख कब लग गई मुझे खुद को पता नहीं चला। सुबह होने पर मेरी आँख खुल गई तो मैंने बॉस की ऑफिस की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। चले गए होंगे शायद, मैं अपने आप से कहने लगा। मैं घर जाने के लिए बाहर निकला तो एक चीज़ ने मुझे हैरान कर दिया। ऑफिस के बाहर ज़मीन बिल्कुल सूखी हुई थी। पूरी रात बारिश होने के बाद भी आखिर ये कैसे पॉसिबल है? मेरे मन में ये सवाल चल ही रहा था कि एक फ़ोन कॉल लें
मेरे पैरों तले ज़मीन खिसका दी। ऑफिस में मेरे साथ काम करने वाले मेरे दोस्त का कॉल आया और हांफते हुए बोला, रजत यार तुझे पता चला, रात में घर आते समय बॉस की कार के एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मेरे पैरों तले ज़मीन फिसल गई। ये बात सुनकर मैं उनकी एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचा तो मैंने देखा कि बॉस की बॉडी कार में फंसी हुई थी और उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन उनकी आंखें जैसे ही मुझे देख रही थी। अगर बॉस की कल मौत हो चुकी थी तो फिर वो रात में मेरे साथ कौन था? ये सच्चाई थी या मेरा वहम? बात उस समय की है जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था। मैं और मेरे दोस्त बहुत शरारती थे। एक दिन हम सभी दोस्त एक स्कूल में खड़े बातें कर रहे थे। तभी रमेश वहाँ आया। यार, ये रोज़ के पढ़ाई से ना बोर हो गए हैं और परीक्षा भी होने वाली है। क्यों ना हम सब कहीं घूमने चलें? मैंने बड़ी उत्सुकता से कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, बड़ा मज़ा आएगा यार। मुकेश कहता है, लेकिन हम सब जाएंगे कहाँ? रमेश ने कहा, सुना है यहाँ से 20 किलोमीटर के अंदर एक जंगल पड़ता है, वहीं चलते हैं ना। अमित डरते हुए कहता है, पर वहाँ तो भूत प्रेत रहते हैं। मैंने कहा, अरे यार, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब अफवाहें हैं। हम सब कल ही शाम को वहाँ चलेंगे और रात भी गुजारेंगे। सब घर जाने के बाद अपना अपना बैग पैक कर लिए और ज़रूरी सामान ले लिए। अगले शाम को हम सभी दोस्त जंगल की तरफ निकल पड़े। सभी काफ़ी खुश थे। हंसी मजाक करते करते हम सब जंगल पहुँचे। शाम ढलने को आई। अमित ने कहा, ये जंगल तो बहुत डरावना है यार, हमें घर चलना चाहिए। मैंने कहा, अरे यार, अभी अभी तो आए हैं, तुम जाने की बात करने लगे। अंदर चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। सभी अंदर जाने लगे। शाम ढल चुकी थी। रमेश ने टॉर्च जलाई। सबने मिलकर बीच जंगल में तंबू लगाया और बाहर आग लगाकर सब एक साथ बैठ गए और एक दूसरे से बातें करने लगे। बातें करते करते अब भूत पे बात चलने लगी। मैंने सुना है बहुत पहले एक व्यक्ति रात को अपनी कार अकेला इस जंगल से होकर गुजार रहा था। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वह डर गया। उसने अपनी कार की गति और तेज कर दी। फिर उसे लगा कि पिछले वाली सीट पर कोई बैठा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही वह आगे की तरफ मुड़ा, अचानक उसे एक औरत दिखाई दी। उस व्यक्ति ने गाड़ी को तेजी से रोका। वह औरत आकर कहने लगी कि मैं बगल के गांव में रहने वाली हूँ, क्या आप मुझे आगे छोड़ देंगे? उस व्यक्ति ने डरते हुए कहा, ठीक है, बैठ जाइए। गाड़ी आगे बढ़ी। जब वह गांव के समीप पहुंचा तो पूछा कि आप इतनी रात को जंगल में क्या कर रही थी? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। जब उस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी जैसे नसें फट गई हों, क्योंकि वहाँ भी कोई औरत थी नहीं। वो समझ गया कि ये कोई जरूर चुड़ैल थी। वो तेजी से गांव की तरफ भागा। उसी ने ये सारी बातें गांव वालों को बताईं। अब हम सबको डर लगने लगा था। सब शांत होकर उसकी बातें सुन रहे थे। थोड़ी देर बाद सभी दोस्त सोने चले गए। रात काफ़ी बीत गई। जंगल में अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। आधी रात को मुकेश रमेश के पास गया। मुकेश बोला, रमेश, रमेश। रमेश ने कहा, क्या हुआ? इतनी रात को तुम क्या कर रहे हो और घबराए हुए क्यों हो? मुकेश ने कहा, वो अमित। रमेश ने चौंक कर कहा, क्या हुआ अमित को? मुकेश ने बताया, अमित मेरे पास ही सोया था। जब मेरी नींद खुली तो वो वहाँ नहीं था। रमेश ने कहा, अरे वो यहीं होगा, देखो उसे। मुकेश ने कहा, मैंने सभी जगह देख ली, वह यहाँ कहीं नहीं है।
तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मुकेश ने कहा, ये आधी रात को कौन टहल रहा है? कहीं अमित तो नहीं? रमेश अपने बैग से टॉर्च निकालता है। दोनों बाहर अमित को ढूंढने चलते हैं, लेकिन अमित कहीं नहीं दिखा। रमेश और मुकेश मेरे पास आए और मुझे सारी बात बताई। हम सब बहुत डर गए। रमेश ने रोते हुए कहा, ये सब मेरी ही गलती है। मैंने ही सबको इस जंगल में लाया हूँ। सब मेरी ही गलती है। मैं और रमेश उसे किसी तरह शांत करा रहे थे। अमित को कुछ नहीं होगा, हम साथ आए हैं और साथ ही जाएंगे। हम सब मिलकर अमित को खोजेंगे। मुकेश ने कहा, हाँ, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। समय बहुत कीमती है। सभी अमित को ढूंढने चल पड़े। अमित को ढूंढते ढूंढते हम बहुत दूर चले गए। हवा बहुत तेज चल रही थी, डर भी लग रहा था। तभी हमें वहाँ से किसी के गुजरने का एहसास हुआ। हम सब उसे ढूंढने लगे। हमें लगा शायद वह अमित हो जो हमारे साथ मजाक कर रहा है। हम सब ने आवाज़ लगाई, अमित, हमें पता है तुम ही हो यहीं कहीं, सामने आओ। देखो, मजाक मत करो, मजाक करने का समय नहीं है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हम सब फिर से उसे ढूंढने लगे। तीनों दोस्त उसे ढूंढने लगे। वह छाया हमें फिर से दिखा। राजेश ने कहा, वो देखो, वहां पर कोई है। मैंने कहा, चलो उसका पीछा करते हैं, शायद इसी से हमें अमित के बारे में कुछ पता चल जाए। तीनों उसका पीछा करने लगे। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, कुछ भी सही से दिख नहीं रहा था। कुछ देर छाया का पीछा करने के बाद हम सब एक बड़ी सी हवेली के पास पहुंचे। तभी मुकेश का पैर किसी चीज़ से टकरा गया। छाया ने पीछे मुड़कर देखा और आगे बढ़ गया। वह हवेली की तरफ जाने लगी। मुकेश ने कहा, तुम सबको क्या लगता है, अमित यहाँ होगा? मैंने कहा, आया है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हमें भी इस हवेली में एक बार ज़रूर जाना चाहिए। राजेश ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से हम इस छाया का पीछा करते हुए यहाँ तक आए हैं, उसी तरह अमित भी आ गया हो? मैंने कहा, हो सकता है। अब हमें अंदर चलना चाहिए। तीनों अंदर गए। जैसे ही हवेली का दरवाज़ा खोला तो बहुत सारे पक्षी वहाँ से भागने लगे। हम सब वहीं छिप गए। पक्षियों के जाने के बाद हम अंदर गए। अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। हम सब घबरा गए। मुकेश दरवाजे को ज़ोर शोर से पीटने लगा। कौन है? कौन है? किसने दरवाज़ा बंद किया? खोलो दरवाज़ा। अब हमारे पास अंदर जाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। मैंने आग की मशाल जलाई और आगे बढ़ने लगा। हम सब अलग अलग होकर ढूंढने लगे। तभी मुकेश जोर से चिल्लाया। भागे भागे मैं और राजेश उसके पास पहुंचे। मुकेश कमरे में खड़ा था। जब हम सब उसके पास पहुंचे तो हम भी दंग रह गए। उस कमरे में खून से लथपथ सिर था। इसी तरह से किसी के रूम में लाशें तो किसी में हाथ पैर दिख रहे थे। सभी घर खोज लिए, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला, ना ही अमित के पास पहुंचने का कोई मार्ग। हम सब परेशान होकर वहीं बैठ गए। मैं वहाँ पड़े छोटे छोटे पत्थरों से दीवार पर मारने लगा था। तभी एक पत्थर दीवार से टकराया और वहाँ से एक अलग सी आवाज़ आई। मैंने फिर से एक पत्थर मारा। इस बार भी वैसी ही आवाज़ आई। कुछ सुना तुम लोगों ने? राजेश ने कहा, हाँ, लगता है इस दीवार के पीछे कुछ है। मैंने कहा, चलो देखते हैं। मुकेश दीवार तोड़ने के लिए ज़रूरी सामान लाया। तीनों ने मिलकर उस दीवार को तोड़ा। हम तीनों दंग रह गए। अंदर एक सुरंग थी। जैसे ही हम अंदर गए तभी किसी ने हमें पीछे से रोकने की कोशिश की। जब पीछे मुड़कर देखा तो वही छाया जिसका हम पीछा कर रहे थे खड़ी थी। मैंने घबराते हुए पूछा, कौन हो तुम? सब्र करो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, उस छाया ने कहा। उसने किताब दी। किताब काफ़ी साल पुरानी लग रही थी। इस किताब के ज़रिए तुम अपने दोस्त के पास पहुँच जाओगे। तुम्हारे दोस्त को सुरा नाम के राक्षस ने बांध रखा है और आज सुबह तक
सुरा उसकी बलि चढ़ा देगा। हम सब घबरा गए। मुकेश ने कहा, हम तुम्हारी बातों पर भरोसा क्यों करें? कहीं ये हमें फंसा तो नहीं रही? नहीं, ये कोई चाल नहीं है, और तुम्हारे पास मेरे बात मानने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। दरअसल सुबह तुम सब की तरह मैं और मेरे दोस्त इसी जंगल में घूमने आए थे। जिस तरह से तुम सबके साथ जो चल रहा है, हमारे साथ भी वही चल रहा था। सुरा ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हमारी बलि चढ़ा दी। तब से हमारी आत्मा यहीं भटक रही है। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा, ऐसा उस साई ने कहा। तुम सब जब अंदर जाओगे तो रास्तों में काफ़ी सारी रुकावटें आएंगी, किंतु तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा, अन्यथा तुम्हारी वहीं पे मौत हो जाएगी। तभी मैंने पूछा कि हम अमित को बचाएंगे कैसे? तुम सब जब जाओगे तो तुम्हें सुरा के कक्ष में जाना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें आगे की योजना बताऊंगा। हम तीनों निकल पड़े। रास्ते में अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लगता जैसे हमें धक्का दे रहा हो कोई, किंतु हमने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस किताब की मदद से हम सुरा के कक्ष तक तो पहुँचे। तभी वहाँ ये साया आया और आगे की प्रयोजना बताने लगा। हम तीनों अंदर गए। सुरा गहरी नींद में सो रहा था। वहाँ हमें पिंजरे में कैद एक पक्षी दिखाई दिया जिसमें सुरा की प्राण बसती थी। हमने उसे चुपके से उठाकर वहाँ से चल दिए। ढूंढते ढूंढते हम एक कक्ष में पहुँचे। वहाँ नज़ारा देख हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हमने देखा कि अमित रस्सी से बंधा हुआ है और डरावने डरावने आवाज़ निकाल रहा था। जैसे ही हम अंदर पहुँच गए, मेरा पैर किसी चीज़ से टकरा गया और वह पिंजरा वहीं गिर गया। सुरा को इस बात का आभास हो गया। हमने साई के कहे अनुसार उस पक्षी को जैसे ही मारने गए, सुरा वहाँ आ गया और उसने हम सब पर हमला कर दिया। मुकेश और राजेश सुरा से लड़ने लगे। मैं वहाँ से चुपचाप निकलकर पिंजरे को ढूंढने लगा। आखिरकार वह पिंजरा हमारे हाथ आ ही गया। मैंने उसमें से पक्षी को निकालकर मार डाला। सुरा वहीं गिर पड़ा। पक्षी से निकली खून जब अमित के शरीर पर छिड़का तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बेहोश हो गया। तभी अचानक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई, और जब रोशनी कम हुई तो हमने देखा कि हम सब अपने तंबू में आ गए हैं। अमित सब ठीक हो गया। सुबह होते ही हम सब अपने घर चले गए।